नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। यूपी के एक अफसर हैं अनुराग यादव। ज्ञानेश कुमार जैसे चमचे ने उनकी बेइज्जती करनी चाहिए। और फिर अनुराग यादव ने जो उनकी फजीहत करी है वो पूरा इतिहास याद रखेगा कि आईएएस अफसर ऐसे भी होते हैं जो सत्ता के जूते चाटने वाले ज्ञानेश कुमार को सबक सिखा सकते हैं। अभय द्विवेदी से मैंने विस्तार से बातचीत की और पूछा है कि क्या जिस समय भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर वापस किया जा रहा था, भारत भेजा जा रहा था, अगर हमारे विश्व गुरु ने रिएक्ट किया होता तो स्थिति क्या होती। और पाकिस्तान की मेज पर जब बैठकर ईरान और अमेरिका बात कर रहे हैं तो भारत के लिए ये कितना शर्म की बात है। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं अभय द्विवेदी। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय जी, ईरान सही कर रहा है कि ईरान ट्रंप चचा की बातों में नहीं आ रहा, तैयारी पूरी रख रहा है, कह रहा है आदमी का कोई भरोसा नहीं। लोग कह रहे हैं ट्रंप चचा का भरोसा हमारे विश्व गुरु मोदी जी कर सकते हैं कि यार ये आदमी काम का है, लेकिन बाकी दुनिया इस आदमी का भरोसा नहीं कर रही। और जो समझौता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में होने वाला, पूरे भक्त गण जो है वो जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि किस नाले में जाके घुस जाएं, कहाँ मुंह दिखाएं। एकदम सन्नाटा छा गया है पूरे उसमें। क्या लग रहा है कि इसने ट्रंप ने जाते जाते और बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान में जाके अगर ईरान और अमेरिका की मध्यस्थता होगी तो हम तो भारतवासी जो कहते थे दो कौड़ी का देश है, भिखमंगा देश है, आतंकी देश है, हमारी विदेश नीति ने और जो विदेश मंत्री हैं वो इतने नाकारा साबित हो गए कि मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। आपका क्या मानना है? देखिए, भारत इस मध्यस्थता के लिए सबसे ज्यादा आदर्श राष्ट्र था। भारत के ईरान से भी ऐतिहासिक संबंध हैं, भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। एक ऐसा देश जो तीनों देशों से अच्छे संबंध रखता है और ऐतिहासिक रूप से जिसका रवैया तटस्थता का रवैया रहा है, गुणनिरपेक्षता का रवैया रहा है, वो देश सबसे ज्यादा अच्छा देश था मध्यस्थता के लिए। बशर्ते भारत के मौजूदा शासकों ने गुटनिरपेक्षता का सम्मान किया होता, बशर्ते नरेंद्र मोदी युद्ध से 36 घंटे पहले नेतन्याहू के हाथ में हाथ मिलाकर उनकी संसद में हम तुम्हारे साथ हैं, हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे का नारा न लगा रहे होते, बशर्ते भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया होता कि तुम्हारी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम नहीं हुआ है। युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच में मामला जो है वो द्विपक्षीय है, बाइलेटरल है, उसमें आपके हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बशर्ते भारत डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स के दबाव में नहीं आया होता, बशर्ते भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान से तेल लेना बंद न किया होता, बशर्ते भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने से रूस से तेल लेना बंद न किया होता। अगर ये सब काम भारत ने न किए होते और अपने आप को अमेरिका का दुमछल्ला न बनाया होता तो इस वक्त दिल्ली में शिखर सम्मेलन हो रहा होता, इस्लामाबाद में नहीं हो रहा होता, और मोदी जी की बल्ले बल्ले हो रही होती, हम और आप भी तारीफ कर रहे होते मोदी जी की, और मोदी जी को अजीब तरह से खीसे निकाल के हो हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी गंभीर मुद्रा बना के खड़े होते और वो मुश्तबा खुमैनी के प्रतिनिधि का हाथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि जेडी वेंस के साथ मिला रहे होते और फिर एक हाथ से उठा के नेतन्याहू का हाथ उठाकर उन दोनों के हाथ पर रख रहे होते, इतिहास बन जाता। लेकिन मोदी जी ने अपनी घटिया किस्म की और निहायत ही अयोग्यतापूर्ण जो विदेश नीति थी उसके चलते इस मौके को खो दिया। उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, भारत की विदेश नीति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। इतिहास मोदी जी को इस मूर्खता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है मोदी जी ने ये किया क्यों? ऐसी बात नहीं, मोदी जी जानते नहीं है कि उनसे गड़बड़ी हो गई, चुप्पी लगाए बैठे हुए। ये उनके भक्त लोग ही नहीं, मोदी जी भी चुप्पी लगाए बैठे हुए। भक्त लोगों पर क्या हम लोग छीटाकशी करें? भक्त लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं है, ये तो मूर्खता का साम्राज्य वहां छाया हुआ है। सवाल ये है कि मोदी जी क्यों चुप्पी लगाए बैठे हुए? मोदी जी कहे ना कुछ भी। जयशंकर की वो मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कि पाकिस्तान एक ब्रोकर नेशन है, मध्यस्थ देश को ब्रोकर नेशन थोड़ा कहा जाता है। सब लोग जानते हैं कि जयशंकर जी शालीनता की सीमाओं को लांघ गए ये कहते हुए। एक आईएफएस ऑफिसर जो रहा है, जो कैरियर आईएफएस ऑफिसर रहा है,
उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं ये मानता हूं, और मेरे ख्याल से कई मेरे जैसे समीक्षक भी मानते हैं, कि मोदी जी की नस कहीं दबी हुई है। मोदी जी की नस दबी हुई है, मोदी जी के मित्रों की नस दबी हुई है अमेरिका में। वो मित्र कौन है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं उनको। और डोनाल्ड ट्रंप की नस भी कहीं दबी हुई है, और नेतन्याहू की नस भी कहीं दबी हुई है। ये तीन ऐसे नेताओं का प्रपंच है जिनकी नसें कहीं दबी हुई हैं। इसकी वजह से ये तीनों जो है पूरी दुनिया को मिलजुल कर एक ऐसी आग में इन लोगों ने धकेला है। मोदी जी की भूमिका बहुत कमतर है उसके अंदर, लेकिन मोदी जी की भूमिका निश्चित रूप से है इस युद्ध में। वो अकेले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने युद्ध के 36 घंटे पहले जो नेतन्याहू के साथ थे, संसद में उनका हाथ उठा के कह रहे थे कि हम हमेशा इजराइल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये जो हुआ है, इसमें इससे इससे मोदी जी को इसके ठीक है, भारतीय सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, मोदी युद्ध में सीधे भागीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के पहले आतताइयों के साथ में कौन खड़ा हुआ था? मोदी जी खड़े हुए थे, और इस हद तक खड़े हुए थे कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के ऊपर शोक भी व्यक्त नहीं किया। आप सोच सकते हैं। और जब संयुक्त राष्ट्र में जब खाड़ी के जीसीसी के कंट्रीज ने, खाड़ी के देशों ने वहां प्रस्ताव रखा, तो भारत उसका, ईरान की निंदा का प्रस्ताव रखा, तो भारत उसका को स्पॉन्सर बन गया। मोदी जी उसके को स्पॉन्सर बन गए। आप इस अंदाज लगाइए कि उन्होंने किया क्या है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से मोदी दरअसल इस दुनिया को पूरे संकट में ढकेलने के लिए जो स्थिति बनी, उसमें मोदी जी उसमें सह अपराधी हैं, कॉम्प्लिसिट हैं उसके अंदर। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये स्थिति तो हो गई, लेकिन अब ये अगर हम युद्ध की तरफ चलें तो मुझे लग रहा है कि इतना आसानी से सब कुछ निपट नहीं रहा। लेबनान में जिस तरह से इजराइल का प्रदर्शन चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है, और ईरान भी सोच रहा है कि अब आर पार निपट जाए। ईरान की तरफ से भी संदेश आ रहे हैं कि सब कुछ इतना सहज नहीं है, अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया था, अमेरिका को औकात पे ला दिया। आपको लगता है कि अमेरिका में सब कुछ तबाह कर दिया ट्रंप ने? इतनी बेइज्जती, इतना अपमान आज तक नहीं हुआ। अब ट्रंप कह रहे हैं कि लेबनान में हमले रोक दो, यानी अच्छा, ट्रंप की आप हवा आज खराब आज है। सवेरे जब आप, अब मैं बीच में, माफ कीजिए, बीच में बोल रहा हूँ। आज आप सवेरे, मैं सवेरे उठा, मेरी आदत है बहुत सारे अखबार पढ़ने की, आपको पता है, आप भी कई अखबार पढ़ते होंगे। सबसे पहले मैं, अंग्रेजी के सारे ज्यादा अखबार होते हैं, एक भास्कर और नवभारत टाइम्स हिंदी का अखबार है, सबसे पहले मैं भास्कर पढ़ता हूँ। जैसे ही भास्कर आप खोलते हैं, भास्कर की हेडिंग क्या है? ईरान ने ट्रंप को झुकाया। आप सोचिए, मोटी मोटी बैनर, इसको बैनर कहते हैं न्यूज़पेपर। आप तो अखबारों में काम किया है आपने, मैंने भी अखबारों में काम किया। ईरान ने, बैनर है, ईरान ने ट्रंप को झुकाया। आप सोचिए सारी दुनिया क्या कह रही है। बड़े बड़े सुशांत सरीन, मेजर जनरल बिशंबर दयाल, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, मेजर जनरल संजय मेस्टन, मैं सबके नाम पर गिना रहा हूं आपको। इन सब लोगों का मानना यह है कि इस युद्ध में ईरान का हाथ भारी रहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के ऊपर। आप सोचिए जरा इस बात को, और सब लोग सोच रहे होंगे, ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है। ईरान, अमेरिका अफगानिस्तान में हारा, अमेरिका वियतनाम में हारा, अमेरिका इराक में हारा, अमेरिका कई जगह चुनाव में, कई जगह युद्ध में हार चुका है, लेकिन जितनी बुरी तरीके से ईरान में हारा है वैसा कहीं नहीं हारा। एक ऐसे कंट्री से अमेरिका हार गया, उसके पास एयरफोर्स नहीं है। एक ऐसे कंट्री से हार गया, इसके पास कोई खास नेवी नहीं है। उससे अमेरिका हार गया। वो ईरान की बिल्डिंगें तोड़ता रहा, ईरान की जनता की हत्या करता रहा, ईरान के नेतृत्व की हत्या करता रहा। अकेला अमेरिका नहीं, इजराइल भी जुड़ गया उसके साथ में। इसके बावजूद आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है कि ईरान के बनाए हुए 10 सूत्रों के ऊपर अमेरिका युद्ध विराम के लिए एक शिखर सम्मेलन करने को बाध्य है। किन बातों पर चर्चा होगी? उन 10 सूत्रों पर चर्चा होगी जो कि ईरान ने पेश किए।
अमेरिका ने पेश किए, उन पे नहीं किए, नहीं होगी चर्चा। इजराइल ने पेश किए, उन पे चर्चा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कह रहा हूं। ईरान ने साबित कर दिया है कि जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक्नोलॉजी वाली जो फौजें होती हैं, वो जरूरी नहीं कि वो युद्ध जीत जाएं। उनका रुतबा बहुत होता है। युद्ध में जब उतरती हैं तब पता चलता है कि युद्ध तो पैदल सिपाहियों से जीता जाता है। जो आगे बढ़ते हैं, टैंकों और मोटार और तोपों को लेकर साथ में आगे बढ़ते हैं, मार्च करते हैं, अपने सीने पे गोलियां खाते हैं और सीने पे गोलियां मारते हैं, वो करते हैं, जमीन पे कब्जा आ गया, तब युद्ध जीता जाता है। हवा से बम बरसा के नहीं युद्ध जीता जाता। ये स्थिति है। और अच्छा, ईरान की अगर सेना तैयार बैठी हुई है, वो बार बार कह रही है हिम्मत है तो आ जाओ, तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे, यहाँ पे खरग आइलैंड को सब जगह कब्रिस्तान बना देंगे। अमेरिका की हिम्मत नहीं है अपने फौजी वहां उतार दे। ऐसा कत्लेआम होगा उनका फौजियों का, उनकी वहीं लाशें बिक जाएंगी, वहीं खोद खोद के उन्हें गाड़ा जाएगा और हजारों फौजी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनको बंधक बनाया जाएगा और युद्ध अपराधी बनकर, युद्धबंदी बनकर सारी दुनिया के सामने दिखाए जाएंगे और अमेरिका की जो भी नाक बची है वो कट जाएगी। अच्छा भाई, एक तस्वीर आई थी जब अमेरिका में जो इनलीगल तरीके से आके रहने लगे थे लोग, उनको वापस भेजा जाना था। दुनिया भर के देशों के लोग आते हैं अमेरिका में कड़ी गलत लगाते तरीके से रह रहे हैं। तो भारत, अकेला भारत ऐसा देश था पूरी दुनिया में जहाँ के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के हवाई उसका जहाज में जब कारण वो था टॉयलेट यही, टॉयलेट जा रहे थे, दूसरे घिसट देशों ने गिरा। आपत्ति की थी। दूसरे देशों ने आपत्ति की थी कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिको ने कहा था आप नहीं कर सकते ऐसा। मैक्सिको के भी बहुत से लोग भेजे गए थे। मैक्सिको ने कहा था जहाज ये में आप नहीं घिस कर गए। सकते, और उसके लिए मैक्सिको ने कहा था कि आपको अपने विमानों में भर के भेजे जरूरत नहीं, हम अपने विमान भेजेंगे, आप उनमें बैठा के भेजिए। ये काम भारत भी कर सकता था, लेकिन भारत इंडिगो का वालों ने मना कर प्रधानमंत्री दिया था। लेकिन भारत का इंडिगो वालों ने प्रधानमंत्री मना डोनाल्ड ट्रंप का चमचा है ना। इंडिगो ने मना तो नहीं कर दिया कि हम लेके नहीं आ पाएंगे अमेरिका से? हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार चाहती तो वहां पे इंडिगो के जैसे ही एयर इंडिया के अपने विमान भिजवा सकती थी। यहां तक अगर ये दोनों भी तैयार नहीं होते तो अमेरिकी एयरलाइन से कहती है हम आपको खर्चा देंगे, आप लेके आ जाइए उनको। अमेरिका में सब कुछ व्यवसाय है पूरा का पूरा। लेकिन अच्छा, ये असल में अपने अपने देश के लोगों का सम्मान करना भी नहीं जानते। अपने देश के लोगों का सम्मान करना जानते होते तो उनके सामने मुफ्त अनाज के टुकड़े न फेंकते। ये भारतवासियों के सम्मान, इनके हृदय में कोई सम्मान नहीं है भारतवासियों के प्रति। ये एक ऐसी सरकार है जो अपने ही देश के नागरिकों का सम्मान नहीं करती है। अगर नागरिकों का सम्मान करती होती तो वेस्ट बंगाल में 27 लाख वोटरों के वोट नहीं काटती है। सम्मान करना क्या होता, हमारा आपका सम्मान करना क्या होता? हम पूजा तो ना करवाएंगे सम्मान में अपनी। भाई सम्मान ये करोगे, हमारे अधिकारों का सम्मान करो, हमारे अधिकारों की हिफाजत करो। वेस्ट बंगाल के 27 लाख वोटरों को काट दिया ज्ञानेश कुमार ने 27 लाख वोटर काट दिए। उनकी इज्जत न बीजेपी के दिल में है और न ज्ञानेश कुमार के दिल में है। हमारी राजनीतिक गोटी लाल होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। इस किस्म के लोग हैं ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने जब ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया तो मुझे याद आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। यूपी के बहुत तेज तर्रार, बड़े ईमानदार छवि के अफसर है अनुराग यादव। अनुराग यादव और मेरी, मतलब अभी तो इधर 1.5-2 साल से मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन पहले मेरी 2-2 3-3 घंटे उनसे बात होती रही थी। क्या विषयों पे जानकारी है पूरी दुनिया में, जेएनयू में पढ़े हैं वो, और पूरी दुनिया के किसी विषय पर उस आदमी से बात कर लीजिए। मुझे भी उनका और उस फोन नंबर आदमी, दीजिएगा अगर आपके पास हो तो मैं हाँ, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा उनसे। और अभय जी ये आलम था, वो आदमी विभाग में अपनी पूरी पूरी रात 4-4 बजे तक काम करते थे और गाड़ी ड्राइवर को छोड़ देते थे, गाड़ी खुद चलाते हुए घर जाते थे कि ड्राइवर परेशान ना हो। तो अनुराग यादव की छवि एक बड़े कड़क अफसर के रूप में, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने आज उनसे बदसलूकी कर दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। असल में ज्ञानेश कुमार को लगता है कि उनके अंकल जी जो है वो विश्वगुरु हैं, तो फिर किसी को भी हड़का लेंगे, और बदतमीजी करी। तो अनुराग यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार की वो उतारी जो देश के हर व्यक्ति को उतारनी चाहिए थी। ज्ञानेश कुमार को उनकी औकात पे लाना चाहिए था। उन्होंने कहा मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। भले ज्ञानेश कुमार ने उनको पर्यवेक्षक के रूप से हटा दिया होगा, लेकिन अनुराग यादव ने एक लाइन खींच दी और दिखा दिया कि देश के आईएएस अफसरों की रीढ़ की हड्डी कैसी होनी चाहिए। एक गुलाम टाइम का अगर मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरह की बदसलूकी करेगा तो देश के आईएएस अफसरों को यह मैसेज देना चाहिए कि तुम होगे गुलाम, तुम सत्ता के पैर चाटते होगे, हम नहीं है। अनुराग यादव ने जो एक्ट किया देश के डॉक्टर,
संजय जी, हम सभी लोग अनुराग यादव जैसे अफसर का अभिनंदन करते हैं और उनका अभिनंदन किया भी जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्यादे बन चुके हैं। और जैसा कि कई लोगों ने कहा भी है कि चुनाव आयोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक इलेक्शन सेल बन चुका है, प्रकोष्ठ बन चुका है। सारा काम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। आज जब तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया, जिसमें नई जो मेनका गुरुस्वामी है वो थी, सागर का घोष थी इनके अंदर, सागर घोष तो बहुत बड़ी पत्रकार है, वो थी, उसके डेरेक ओब्रायन थे। तो उन लोगों के साथ ज्ञानेश कुमार ने बदतमीजी की और उन लोगों को कहा गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहां से। आप सोचिए, वो इनके साथ बदतमीजी की, फिर आईएएस अफसरों के साथ बदतमीजी की। इसका जवाब अनुराग यादव ने दिया। तो ज्ञानेश कुमार तो बिल्कुल सीधे, ज्ञानेश कुमार को कांग्रेस के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी है, उसके साथ इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार नहीं था। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है जो इस तरह की बात उनके साथ करेंगे जो उन्होंने कहा? बिल्कुल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की गोटी खेल रहे हैं। उनको डर नहीं लगता कि अगर जनता गुस्से में आ गई, जनता को लगा कि इस तरह गुलामी की बात कर रहे हैं तो हम विद्रोह करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, इससे डर नहीं लगता उनको? देखिए, सत्ता के मद में चूर है। इन्होंने अभी असल में ये देखा भी नहीं है कि पब्लिक किस तरीके से बदला लेती है। भारत की पब्लिक चुनाव का इंतजार कर रही है, जब वो केंद्र सरकार बदलेगी, जब नरेंद्र मोदी ढूंढते रह जाएंगे कि सीटें उन्हें कैसे मिलेंगी। कितनी भी तिकड़म कर लें, एसआईआर की तिकड़म कर लें या कोई तिकड़म कर लें, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार जमा होती जा रही है, परत दर परत, और ये बच नहीं सकते। ये मैं साफ तौर पर इधर उधर की बातें किए बिना आपसे कह रहा हूं। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव जब तक आएंगे तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बहुत सी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो चुकी होगी। तब इस देश की जनता का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में देखने के लिए मजबूर कर देगा। तब इन सब लोगों को याद आएगा इन लोगों ने क्या क्या गलतियां की और इन गलतियों करने का उन्हें क्या खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ये बात तो ठीक है। उधर असम में जो चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, उधर मैं देख रहा हूँ कि असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से बिलबिला रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या असम में सत्ता हिल सकती है? आपको क्या लगता है? हिल सकती है, बिल्कुल हिल सकती है। देखिए, वहां पर बीजेपी के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इतनी हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जब से पवन खेड़ा ने और गौरव गोगोई ने उनके ऊपर इल्जाम तराशी की है, उसके बाद से मुझे लगता है कि वहां पर चुनाव का रुख कुछ बदला है। और असम में चुनाव का रुख बदलने के लिए कोई बहुत ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचने की जरूरत नहीं है। 0.85 का ही तो अंतर था पिछली बार। तो असम के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल पहले तो मैं समझता था, मैं भी मानता था कि भाजपा आगे है और भाजपा इस चुनाव को जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इस लड़ाई को बहुत ही कड़ा कर दिया है। बहुत कठोर संघर्ष होगा, जो भी हार जीत होगी बहुत कम अंतराल से हार जीत होगी। पिछली बार 25 सीटों और 0.85 वोटों से ही 0.80 वोटों से ही हार जीत हुई थी। इस बार कुछ भी हो सकता है। अगर असम में सरकार जाती है तो जिस हिसाब से राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने कहा है हेमंत बिस्वा शर्मा को, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत गंदा, बहुत अभद्र तरीके से राहुल गांधी पे कमेंट किए और लोग फिर वो उनके कुत्ते के बिस्कुट वाली कहानी सोशल मीडिया पे फैला रहे देखिए, हैं। अगर ये आदमी चुनाव हार गया, बीजेपी चुनाव हार गई, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये जेल जाएगा और लंबे अरसे तक ये जेल में जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसका जेल में गुजरेगा। कांग्रेस ने इसके ऊपर 53,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। कितना? सोचिए आप, 53,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? बाप रे बाप। 53,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ये भी जाएगा जेल, इसकी बीवी भी जेल जाएगी। इसके पास तीन पासपोर्ट है इसके पास, और आज तक हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये नहीं कहा है कि मेरी बीवी के पास 3 पासपोर्ट नहीं है। ये राजनीति जो है असम की हुई है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का बहुत जबरदस्त कमबैक है? पवन खेड़ा ने जो दूसरा वीडियो जारी किया
सुप्रिया श्रीनेत ने जो कमेंट किए वो तिलमिलाने के लिए काफी है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कांग्रेस बड़े एक्टिव पार्ट में आगे आ रही है, घसीट रही है पीछे इन लोगों को, तो लगता है कि भारी पड़ सकता है। देखिए, कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव मारा है। उन्होंने सीधे सीधे हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर हमला किया है, और जब इस तरह के हमले जब होते हैं तो वो आर या पार की लड़ाई होती है। कांग्रेस ने सोचा है कि बजाय इसके कि हम कोई और पुराने तरीके अपनाएं, सीधे सीधे हेड ऑन, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। ये हेमंत बिश्व शर्मा को उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो विचलित हो गए हैं, हिल गए हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आज तो वहां वोट पड़ चुका है, अब देखिए नतीजा क्या होता है। मेरा मानना है कि असम के नतीजे जो हैं वो लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। एक चीज और है कि अगर बंगाल में कुछ गड़बड़ हुआ, बंगाल में बीजेपी आ गई, तो उसके संदेश क्या होंगे विपक्षी बंगाल में तो राजनीति संजय जी आप छोड़ ही दीजिए इस तरह की बातें करना, इस तरह के छोड़ दीजिए। असम में टक्कर है, बंगाल में कोई टक्कर नहीं है, ये आपको पता लग जाएगा 4 मई को। बंगाल में कितने वोट काट दें या कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। नहीं होगा टक्कर वहां पे। देखिए, वहां पे तृणमूल कांग्रेस बहुत आगे है बीजेपी से। पिछली बार भी बड़ी गलतफहमी मीडिया ने पैदा कर दी थी कि बीजेपी 200 सीट जीत सकती है। हुआ क्या? अच्छा, इन चुनावी रैलियों में जो बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री जी की, वो आपको कैसी लगती है? पहले की तरह जोश से भरी हुई या कुछ कमजोर? मैं तो अब उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देता, मैं उनके भाषणों पर भी ध्यान नहीं देता। ये नरेंद्र मोदी वो नहीं है 2014 में प्रधानमंत्री बने थे या 2019 में प्रधानमंत्री बने थे, ये वो नहीं है। ये अपना आखिरी वक्त काट रहे हैं, ये टाइम निकाल रहे हैं अपना, रिटायरमेंट प्लान। हाँ, टाइम निकाल रहे हैं। रिटायरमेंट तो इसलिए नहीं होगा कि इनके पास देखिए, भाजपा और कांग्रेस के पास सक्षम नेताओं का अभाव है, इसीलिए घटिया से घटिया, अयोग्य से अयोग्य लोगों को मंत्रिमंडल में भर रखा है। योग्य लोग हैं ही नहीं इनके पास। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट भी नहीं है इनके पास। नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री बने हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इतना सक्षम व्यक्ति भी इनके पास नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट होता ना तो अभी तक उनको हटा के दूसरे को बना दिया गया होता। इसलिए मैं तो उनके नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं मैं ध्यान ही नहीं देता, अखबारों में क्या आर्टिकल लिखते हैं मैं ध्यान ही नहीं देता, उनकी देह भाषा क्या है मैं ध्यान ही नहीं देता। मैं अपना वक्त इस मामले में खराब नहीं करना चाहता, दूसरी जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी, हम भी सोचेंगे कि हम अपना वक्त बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय जी पूरी बातचीत आपने सुनी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर भारत डरा नहीं होता, हमारे विश्व गुरु हथकड़ी और बेड़ी लगाकर वापस कर रहे भारतीयों के लिए विरोध दर्ज करते, तो आज इतिहास के पन्नों में कुछ और तस्वीर होती। पता नहीं क्यों डर गए। और फिर मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप सब नीचे कमेंट करके अनुराग यादव जैसे आईएएस अफसर को बधाई दें, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार जैसे सत्ता के चमचों को उनकी औकात दिला दी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।